अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। बच्चों, आज है हमारा बायोलॉजी का प्रैक्टिकल नंबर 1 एचएसएससी 2 का सेकंड ईयर का पीबीए का प्रैक्टिकल नंबर 1 है और हम आगाज़ कर रहे हैं बायोलॉजी के प्रैक्टिकल्स का, क्योंकि बायोलॉजी का पेपर आपका नज़दीक है, बहुत नज़दीक है। तकरीबन 1-2 दिन बाद आपका बायोलॉजी का प्रैक्टिकल का पेपर है और स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो लास्ट टाइम्स में ही आके प्रिपरेशंस कर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के लिए बायोलॉजी के लेक्चर्स तैयार कर दूं ताकि आप लोगों के लिए ईज़ी हो कि आप ईज़िली प्रिपरेशन कर लें। ठीक है? तो हमारे पास है आज बायोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर में हम फोकस करेंगे बायोलॉजी में एंजाइम के एक्शंस पे। तो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है इसमें। अच्छा बच्चों, हमारे पास प्रैक्टिकल नंबर 1 में हम बेसिकली ये चीज़ देखेंगे कि डिफरेंट पैरामीटर्स का क्या इफ़ेक्ट होता है एंजाइम्स के ऊपर। अब उसमें जिसमें टेम्परेचर आ जाता है, पीएच आ जाती है और एंजाइम कंसंट्रेशन आ जाती है। ये तीनों चीज़ें रेट ऑफ एंजाइम पे क्या इफ़ेक्ट करती हैं, रेट ऑफ एंजाइम एक्शन पे क्या इफ़ेक्ट करती हैं, एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट करती हैं। तो ये चीज़ हमने देखनी थी कि रेट ऑफ रिएक्शन और एंजाइम की एक्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ता है इन तीनों चीज़ों को अगर हम चेंज करें थोड़ा बहुत। ठीक है? तो हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट जो लिखी हुई है यहाँ पर, स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी और रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ना है हमने एंजाइम की एक्टिविटी पे और रेट ऑफ रिएक्शन पे। स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ पीएच लेवल्स ऑन द रेट ऑफ एंजाइम और रेट ऑफ रिएक्शन। तो अब दूसरी जो चीज़ आ जाती है यहाँ पर, हमारे पास स्टडी ऑफ पीएच लेवल्स का हमने पढ़ना है, इफेक्ट क्या हो सकता है पीएच लेवल्स को चेंज करने का, रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी पे और रेट ऑफ रिएक्शन पे। और थर्ड वन आता है हमारे पास कि स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ एंजाइम कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी और रेट ऑफ रिएक्शन। मींस कि एंजाइम की कंसंट्रेशन को अगर हम चेंज करें या उसके हम वेरी करवाएं तो हमारे पास कैसा रिएक्शन आना है, हमारे पास क्या रेट ऑफ रिएक्शन आनी है और क्या एंजाइम की एक्टिविटी आनी है। ठीक है? तो शुरू करते हैं, मूव करते हैं फर्स्ट वाले पे, फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। तो हमारे पास टेम्परेचर का इफेक्ट देखेंगे। तो ये क्योंकि हम प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल में एक्सपेरिमेंट का होना लाजमी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो चीज़ आएगी, एक्सपेरिमेंट आएगा आपके पास। एक्सपेरिमेंट में अगर बच्चों देखो तो हमारे पास यहाँ पर 4 टेस्ट ट्यूब्स हैं। क्या एक को हमने 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे रखा है, दूसरे को हमने 25 डिग्री सेल्सियस पे, तीसरे को 37 डिग्री सेल्सियस पे एंड चौथे को हमने 60 डिग्री सेल्सियस पे रखा है। हमने 4 डिफरेंट टेम्परेचर्स लिए हैं। ठीक है? और इन चारों टेस्ट ट्यूब्स के अंदर हमने क्या पुट किया, हमने अमाइलेज एंजाइम और स्टार्च सॉल्यूशन डाला है। अब ये इक्वल अमाउंट में हमने अमाइलेज एंजाइम डाला है इन सब के अंदर और इक्वल अमाउंट में हमने इनके अंदर स्टार्च सॉल्यूशन डाला है। अब ये दोनों चीज़ें जो है ना, स्टार्च सॉल्यूशन और अमाइलेज एंजाइम जो है, इन दोनों की अगर बारे में बात की जाए तो स्टार्च क्या होता है बच्चों, आपके पास स्टार्च कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप है जो कि प्लांट्स में पाई जाती है। प्लांट्स जो है ना, अपने अंदर जो फूड है उसकी स्टोरेज स्टार्च की फॉर्म में करते होते हैं। ठीक है? अब ये स्टार्च जो है, ये चूंकि कार्बोहाइड्रेट की वो वाली टाइप है जिसमें इसके कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, तो वो हमारे पास पॉलीसेकेराइड आ जाती है। मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड से हमारे पास कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन है। तो उसमें जो पॉलीसेकेराइड टाइप है ना, उसमें हमारे पास ये आ जाता है, स्टार्च आ जाता है। इसके बाद अमाइलेज की बात की जाए बच्चों, तो अमाइलेज एंजाइम हमारे पास वो एंजाइम है जो कि प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए और ज़्यादा बेसिक ये स्टार्च को ही डाइजेस्ट करता होता है। ठीक है? तो अब यहाँ पर देखें अगर आप, तो 10 डिग्री सेल्सियस पे, 25 पे, 37 पे, 60 डिग्री सेल्सियस पे, ये 4 डिफरेंट टेम्परेचर्स पे हमने करना क्या है, हम कुछ टाइम गुजरने के बाद विद रिस्पेक्ट टू टाइम टेम्परेचर्स देंगे इन्हें और कुछ टाइम गुजरने के बाद हम क्या करेंगे कि इनके सैंपल्स ले लेके आयोडीन टेस्ट करते रहेंगे। जैसे कि यहाँ पर देखें आप कि जैसे ही 1 मिनट गुजरा है, हमने क्या किया, इन चारों से एक सैंपल लिया। सैंपल लेने के बाद हमने उन पे आयोडीन टेस्ट किया। आयोडीन टेस्ट क्या होता है? आयोडीन एक इंडिकेटर है जो स्टार्च की प्रेजेंस को बताता होता है। अगर किसी चीज़ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है ना, तो आयोडीन क्या करेगा, उसका ब्लू कलर दे देगा। उसका ब्लू कलर जो आएगा ना, वही हमें बताएगा कि इस चीज़ के अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। जितना डार्क ब्लू होगा उतना ज़्यादा स्टार्च है, जितना कम ब्लू होगा उतना कम स्टार्च है। और कलर लेस हुआ या फिर कोई कलर ना दिया उसने, तो ऐसी सूरत है हमारे पास जो सोल्यूशन है उसमें अंदर स्टार्च नहीं है। ठीक है? तो 1 मिनट के अंदर हमने क्या किया, हमने इन चारों के सैंपल लेके उसमें आयोडीन टेस्ट किया। आयोडीन टेस्ट करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आता है, 10 डिग्री सेल्सियस वाले का हमारे पास ब्लू कलर शो हो रहा है, 25 का भी ब्लू कलर शो हो रहा है, 37 वाले का लाइट ब्लू शो हो रहा है और 60 डिग्री वाले का भी ब्लू हो रहा है। सिर्फ इसको छोड़ के जो 37 डिग्री सेल्सियस पे बाकी सबका ब्लू ब्लू शो हो रहा है, मीन्स के इनके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है। सिर्फ इसके अंदर स्टार्च जो है वो कम अमाउंट में। उसके बाद देखें आफ्टर 2 मिनट्स, 2 मिनट के बाद हमने फिर से जब हमने चेक किया तो फर्स्ट वाला जो है वो हमारे पास ब्लू कलर आ रहा है, सेकंड जो है लाइट ब्लू आ रहा है, थर्ड जो है वो कलर लेस हो गया जो 37 डिग्री सेल्सियस वाला था। ठीक है? और 60 डिग्री वाला क्या है, ब्लू ही आ रहा है। मींस के जो फर्स्ट वाला है और जो लास्ट वाला है, इन दोनों में 10 डिग्री सेल्सियस और 60 डिग्री सेल्सियस में हमारे पास ब्लू ब्लू कलर प्रेजेंट है। लेकिन
जो सेंटर वाले दोनों हैं, एक में थोड़ी सी अमाउंट कम होगी है स्टार्च की और दूसरे में बिल्कुल ही स्टार्च खत्म हो चुका है। तो ये हमें अब इससे क्या कंक्लूजन निकलता है उसको अगर देखते हैं। ब्लू होना कलर्स का मीन्स के यहाँ पर स्टार्च प्रेजेंट है, और ब्लू कलर कम होना मीन्स के स्टार्च कम है, और ब्लू कलर ना होना मीन्स के स्टार्च बिल्कुल नहीं है। तो जैसे ही अगर एंजाइम ने एक्शन करना है स्टार्च के ऊपर, तो स्टार्च ने खत्म हो जाना है। जहां पर जितना ज्यादा एक्शन होगा एंजाइम का, वहां पर उतना कम होगा स्टार्च। ठीक है, तो कंक्लूजन देखते हैं। हमारे पास इस रिएक्शन की, इस जो एक्सपेरिमेंट, हमारे पास इस एक्सपेरिमेंट की बेस पे क्या कंक्लूजन आती है वो देखते हैं। जो कम टेम्परेचर था, लो टेम्परेचर था, उस पर भी एंजाइम ने परफॉर्म नहीं किया, और जो हाई टेम्परेचर था उस पर भी एंजाइम ने परफॉर्म नहीं किया। एंजाइम ने जो परफॉर्म किया वो सेंट्रल टेम्परेचर पे परफॉर्म किया, उसमें से भी एक ऐसा टेम्परेचर था जिसमें एंजाइम ने सबसे ज्यादा परफॉर्म किया। तो अगर हम कंक्लूजन अगर हम देखें तो हमारे पास ये बनता है कि इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज एंजाइम एक्टिविटी, बट इफ स्लाइटली इंक्रीज सडन इंक्रीज कॉज एंजाइम डीनेचुरेशन। एंजाइम की एक्टिविटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, लेकिन अगर आप स्लाइटली इंक्रीज करें, हल्का हल्का इंक्रीज करें, अगर आपने एक सडन इंक्रीज किया, एक बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इंक्रीज कर दिया आपने, तो उस सूरत में एंजाइम जो है वो चूंकि प्रोटीन से बना हुआ होता है, एंजाइम की बच्चों अगर डेफिनेशन करें तो एंजाइम क्या होता है हमारे पास, एंजाइम एक प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है जिसका काम क्या होता है, एज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट ये काम करता होता है, रिएक्शंस को परफॉर्म करवाता होता है। ठीक है, तो हमारे पास एंजाइम जो है वो प्रोटीन है, तो प्रोटीन जब भी हाई टेम्परेचर पे जाती है तो प्रोटीन डीनेचर हो जाती है, प्रोटीन खत्म हो जाती होती है। अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज किया जाता है टेम्परेचर में, तो उस सूरत में क्या होगा कि एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाएगा। डीनेचर होने से मुराद ये है कि अब खत्म हो गया, अब ये दोबारा से यूज़ नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखते हैं दूसरी तरफ सेंट्रल चीज़ को देखें कि जहाँ पर हमें एंजाइम का एक्शन जो है वो सबसे मैक्सिमम मिला था, उसकी बात करते हैं। तो एंजाइम एक्टिविटी इज मैक्सिमम एट विच टेम्परेचर नॉन एज ऑप्टिमम टेम्परेचर। बच्चों एक हमारे पास ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि जिस पे एंजाइम की एक्टिविटी जो है वो पीक पे होती है, सबसे ज़्यादा मैक्सिमम अमाउंट पे होती है, वो जो टेम्परेचर होता है उसको हम कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। अभी हर किसी का ऑप्टिमम टेम्परेचर डिफरेंट होता है। जैसे कि ह्यूमंस की बात करें तो ह्यूमंस के अंदर जो एंजाइम वर्क करते हैं उनका ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है 37 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस पे वो अपना सबसे ज़्यादा वर्क आपको दे सकते हैं। इससे ऊपर जाएंगे तो उनकी डीनेचुरेशन का खतरा है, और इससे नीचे जाएंगे तो उनका डीएक्टिवेट होने का खतरा है। अब लो टेम्परेचर पे देखते हैं। डिक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज एंजाइम एक्टिविटी, बट इफ स्लाइटली डिक्रीज सडन डिक्रीज कॉज डीएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। कह रहे हैं कि अगर टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, स्लाइटली डिक्रीज करना टेम्परेचर में क्या होगा कि एंजाइम की एक्टिविटी कम हो जाएगी, लेकिन अगर हम सडन डिक्रीज करते हैं, बहुत ज़्यादा डिक्रीज कर देते हैं, तो उस सूरत में एंजाइम जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन एक यहाँ पर है एडवांटेज कि जब हम डिक्रीज करते हैं टेम्परेचर, एंजाइम डीएक्टिवेट हो जाता है, लेकिन जब इंक्रीज किया जाता है दोबारा से एक्टिवेट हो जाता है। बट जो इंक्रीज वाला टेम्परेचर है ना, जिसमें इंक्रीज किया जाए टेम्परेचर, तो उसमें डीनेचर हो जाता है। डीनेचुरेशन जब हो जाती है उसके बाद दोबारा से उसे वर्किंग में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर जो आ जाता है ग्राफ आ जाता है, इसको देखें तो ग्राफ में हमारे पास 0 से ओरिजिन पॉइंट से शुरू होता है। एक तरफ हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है जो 120 तक जा रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ हमारे पास क्या है, टेम्परेचर है जो कि 60 डिग्री सेल्सियस तक जा रहा है। उसमें अगर ग्राफ देखेंगे हम, ये ह्यूमन के एंजाइम के लिए बनाया गया ग्राफ है। हर डिफरेंट जो स्पीशीज़ हैं उनके डिफरेंट ग्राफ्स बन सकते हैं, क्योंकि हर चीज़ में अपने अपने ऑप्टिमम टेम्परेचर होते हैं हर जानदार में, तो उसी हिसाब से उसके एंजाइम भी वर्क करते होंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो 20 डिग्री पे जब टेम्परेचर पहुँचता है तो हमारे पास जो रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन वो 30 पे है। ठीक है, तो ये इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते जा रहे हैं हम 20 से 30 पे आएंगे, 30 पे और इंक्रीज हो जाएगा, और 30 से 37 पे, 37 जो है इस पे क्या दे रहा है, ये मैक्सिमम अपना जो है वो वर्क दे रहा है, 90 से अबव दे रहा है रेट ऑफ रिएक्शन। एंजाइम की एक्टिविटी क्या है, मैक्सिमम 100% एंजाइम एक्टिविटी कौन से टेम्परेचर पे हो रही है, 37 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद अगर हम मजीद टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी, और 60 डिग्री सेल्सियस पे बिल्कुल एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ थी हमारे पास के एंजाइम का एक्शन, एंजाइम की एक्टिविटी और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव करते हैं, अब विद रिस्पेक्ट टू पीएच देखते हैं, पीएच लेवल्स में चेंज करने से एंजाइम के रेट में क्या चेंजेस आते हैं। उसके लिए सबसे पहले बच्चों हम एक्सपेरिमेंट फिर से परफॉर्म करते हैं। हमारे पास 4 टेस्ट ट्यूब्स हैं, 1 2 3 4। इनमें हमने क्या किया कि पीएच ले लिए, पहली में 2 ले ली है, दूसरी में 4 ले ली है, पीएच फिर 8 ले ली है और 10 ले ली।
ठीक है। तो हमारे पास इनमें फिर से हमने ऐड किया अमाइलेज एंजाइम ऐड किया इक्वल अमाउंट में और स्टार्च सॉल्यूशन भी इक्वल अमाउंट में ऐड कर दिया। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, आयोडीन टेस्ट करना है हमने विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कुछ कुछ देर बाद जैसे कि फर्स्ट मिनट जैसे ही गुजरता है तो हम क्या करते हैं, सबसे सैंपल लेते हैं एक एक और उसका क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। जब हमने टेस्ट किया तो जिसकी pH 2 थी तो हमारे पास क्या आ रहा है, वहां पर ब्लू कलर शो हो रहा है, मीन्स के स्टार्च प्रेजेंट है। pH 4 वाले में भी ब्लू कलर शो हो रहा है, ठीक है। और pH 8 वाला जो है इसमें लाइट ब्लू कलर शो हो रहा है, मीन्स के इसमें स्टार्च पे एंजाइम ने वर्क शुरू कर दी है। और pH 10 वाला भी ब्लू शो हो रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया, दोबारा से टाइम गुजरने दिया, 1 मिनट और गुजर गया। 2 मिनट्स के बाद हमने क्या किया, फिर से सैंपल लिए और फिर से जब चेक किया तो यहाँ पर pH 2 वाला ब्लू आ गया, pH 4 वाला भी ब्लू है और pH 8 वाला जो है वो कलरलेस हो गया, मीन्स के बिल्कुल ही एंजाइम ने सबस्ट्रेट में कन्वर्ट कर दिया है सारे स्टार्च को। और जो 10 वाला है वो भी ब्लू शो हो रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चों, फर्स्ट वाले में pH 2 थी, pH 4 थी और pH 10 थी ना, इन तीनों में अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी एंजाइम ने कोई परफॉर्म नहीं किया। और pH 8 वाले पे एंजाइम ने परफॉर्म भी किया और उसने सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट भी कर दिया, ठीक है। तो इससे ये पता चलता है कि एंजाइम शार्प होता है pH से। हर एंजाइम की स्पेसिफिक pH होती है जिस पे वो काम करता है। कुछ एंजाइम होते हैं जो एक से ज़्यादा pH पे काम करते हैं, लेकिन हर एंजाइम की एक स्पेसिफिक pH होती है। अगर उस pH से ऊपर होगी pH या नीचे होगी pH तो दोनों सूरतों में एंजाइम का काम क्या होगा, नहीं होगा। अगर कम होगी pH तो उसका काम कम होगा और अगर ज़्यादा होगी pH तो वो काम नहीं करेगा। थोड़ी बहुत इंक्रीज़ करने से हो सकता है वर्क उसका इंक्रीज़ हो जाए, बट अगर आपने इंक्रीज़ की तो उसका काम जो है वो बंद हो जाना है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो एंजाइम हमने लिया था वो कौन सा लिया था, अमाइलेज एंजाइम लिया था। अमाइलेज एंजाइम हमारी बॉडी में pH 8 पे काम करता है, चाहे वो हमारे स्लाइवा में हो, क्योंकि ये वाहिद एंजाइम है जो हमारे स्लाइवा के अंदर भी प्रेजेंट होता है, जो हमारे माउथ से ही डाइजेशन का अमल स्टार्ट कर देता है। किसकी, स्टार्च की डाइजेशन को। जब हम क्रशिंग कर रहे हैं, ग्राइंडिंग करते हैं अपने दांतों और टंग से, तो उस सूरत में ये क्या करता है, ये एक्शन शुरू कर देता है फूड के ऊपर। तो जैसे जैसे ये गट में जाएगा हमारे, फिर गट में जाने के बाद स्टोमक में जाता है, स्टोमक में ये नहीं परफॉर्म करता, स्टोमक में पेप्सिन परफॉर्म करता है, वहाँ की pH भी 2 होती है, ठीक है। तो पेप्सिन एंजाइम जो है वो 2 pH पे काम करता है। लेकिन स्टोमक से आगे ड्यूडेनम में जाए तो ड्यूडेनम में फिर से अमाइलेज आता है, जो कि कहाँ से आता है, पेंक्रियाज से आता है। तो वो भी आके pH 8 पे काम करता है, ठीक है। वो माउथ में भी pH 8 पे काम कर रहा था जो सैलिवेरी अमाइलेज था, और जो पेंक्रिएटिक अमाइलेज आपके स्टोमक उसमें ड्यूडेनम में रिलीज होता है वो भी pH 8 पे काम करता है। कंक्लूजन क्या निकलता है बच्चों हमारे पास कि एंजाइम वर्क एट स्पेसिफिक pH नोन एज ऑप्टिमम pH। अब जैसे हमने ऑप्टिमम टेम्परेचर पढ़ा था, ऐसी ऑप्टिमम pH भी होती है। हर एंजाइम की अपनी ऑप्टिमम pH होती है जिसपे वो वर्क करता है और वो अपना मैक्सिमम वर्क देता है उसके ऊपर। और इंक्रीज और डिक्रीज इन pH कॉज डिसफंक्शन ऑफ एंजाइम और डिसएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम। अगर इंक्रीज करेंगे pH को या डिक्रीज करेंगे तो दोनों सूरतों में एंजाइम का क्या हो जाएगा, डिसफंक्शन हो जाएगा या फिर डीएक्टिवेशन हो जाएगी। ओके। अब यहाँ पर दो एंजाइम्स हैं जैसे कि पेप्सिन है और अमाइलेज है। यहाँ पर पेप्सिन को देखा जाए तो इसकी 2 pH है, अमाइलेज को देखा जाए तो उसकी 8 pH है। यहाँ पर लाइपेज भी आप देख सकते हैं, लाइपेज की भी 8 pH होती है क्योंकि वो भी ड्यूडेनम में रिलीज होता है। उसके अलावा ट्रिप्सिन एंजाइम आ जाता है आपके पास, उसकी भी pH 8 होती है। ये तीन एंजाइम जो हैं, ट्रिप्सिन हो गया, उसके अलावा आपके पास अमाइलेज हो गया, उसके अलावा आपके पास आ जाता है लाइपेज हो गया। ये तीनों जो है ड्यूडेनम में रिलीज होते हैं तो वहाँ की pH जो होती है वो 8 होती है और ये अपने pH 8 पे ही मैक्सिमम वर्क देते हैं। ओके। अच्छा, ग्राफ देखें बच्चों इसका। ग्राफ में क्या है हमारे पास के 0 ओरिजिन पॉइंट है, वहां से स्टार्ट होगा। इधर हमारे पास pH है 12 तक pH है और इधर हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन है 120 तक। जैसे जैसे pH इंक्रीज हो रही है हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर 0 से 2 तक पहुंची तो 30 हो गया, फिर 4 तक पहुंची 60 हो गया, फिर 90 हो गया। तो 8 pH पे सबसे मैक्सिमम एंजाइम अपना सबसे मैक्सिमम रिएक्शन दे रहे हैं। कौन सी pH पे, 8 pH पे। और फिर क्या हो रहा है कि जैसे ही 8 से ऊपर गई तो डिक्रीज हुआ और डिक्रीज होकर बिल्कुल ही खत्म हो गया रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये हमारे पास क्या है, pH है विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ रिएक्शन। उसका ग्राफ आपके सामने है। नेक्स्ट बच्चों मूव करते हैं एंजाइम की कंसंट्रेशन पे। आप लोगों ने ये पहले भी पढ़ी हुई है तीनों चीज़ें, लेकिन तब आपने जब पढ़ा था तब आपने यहाँ पर एंजाइम की कंसंट्रेशन के बजाय सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पढ़ी थी, बट आपके प्रैक्टिकल में इन्होंने एंजाइम की कंसंट्रेशन मेंशन की हुई है, तो दोनों में फ़र्क है। देखिएगा कि आप लोग इस चीज़ को कंफ्यूज होकर ख़राब ना कर दें। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन एंजाइम की कंसंट्रेशन में क्या फ़र्क है, ये जब मैं ग्राफ में पहुंचूंगा ना तब ये मैं आपको समझाऊंगा। ओके। तो अभी यहाँ पर शुरू करते हैं हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट हमने किया कि जिसमें हमने क्या किया,
4 टेस्ट ट्यूब्स ले ली अगेन, और इस दफ़ा हमने एंजाइम की कंसंट्रेशन पे काम करना है, तो हमने चारों में जो है ना डिफरेंट अमाउंट में अमाइलेज एंजाइम ली है, ठीक है। पहले हम सेम लेते आए, अब डिफरेंट अमाउंट में लेंगे। पहले में कम लिया, दूसरे में उससे ज़्यादा, तीसरे में उससे ज़्यादा, चौथे में उससे ज़्यादा। एक में 8 मोल पर डीएम क्यूब, दूसरे में 12, 14 एंड 16, और स्टार्ट सोल्यूशन सब में इक्वल है, ठीक है। बेसिकली हमने ये चेक करना है कि किस में कितना फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। अब अगर हम इसमें देखें, आयोडीन टेस्ट करते हैं आफ्टर 1 मिनट। जैसे ही 1 मिनट गुजरा है तो हमने क्या किया, आयोडीन टेस्ट किया, तो उसमें जिसमें 8 मोल था, सबसे कम वाला जो था, वो हमें ब्लू कलर शो कर रहा है। जिसमें 12 मोल था, थोड़ा सा ज़्यादा था, वो भी ब्लू कलर शो कर रहा है। जिसमें हमारे पास 14 मोल था, इन दोनों से ज़्यादा था, मतलब कि बढ़ाते जा रहे हैं ना हम उस तरफ जैसे जैसे जा रहे हैं, तो वो लाइट ब्लू कलर शो कर रहा था। मीन्स कि उसमें थोड़ा बहुत जो है स्टार्च पे परफॉर्म हुआ है एक्शन एंजाइम का। और लास्ट जो 16 मोल पर डीएम क्यूब था, वो बिल्कुल कलरलेस हो गया था, क्योंकि उसके अंदर एंजाइम ने बिल्कुल ही कम्प्लीटली जो स्टार्च था उसको कन्वर्ट कर दिया था ग्लूकोज में। अब 2 मिनट जब गुजरते हैं तो फिर से हम क्या लेते हैं, सैंपल लेके उनको फिर से टेस्ट करते हैं, आयोडीन टेस्ट। तो हमारे पास पहला ब्लू आया, मीन्स कि अभी तक इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ। तो हमारे पास पहला ब्लू आया, मीन्स कि अभी तक इसमें कोई एक्शन नहीं हुआ, एंजाइम की कंसंट्रेशन कम थी इसके अंदर। उसके बाद 12 वाला जो है वो लाइट ब्लू हो गया, मीन्स कि एंजाइम ने यहाँ पर भी फंक्शन परफॉर्म शुरू कर दिए, ठीक है। अभी तक यहाँ पर कुछ ना कुछ रिजल्ट आ गया है। और थर्ड वन जो था वो कलरलेस हो गया है। उसमें क्या हुआ कि एंजाइम ने काम करके ख़त्म कर दिया इतनी देर में, 2 मिनट तक। थर्ड वन जो है वो कलरलेस ही चल रहा है, क्योंकि वो पहले से ही उसमें सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन चुकी है। अब उसमें कोई सबस्ट्रेट बचा नहीं है कि जो कलर शो करे हमें, ठीक है। अब इन सब का अगर हम देखें तो सबसे पहले कौन हमारे पास जिस 16 मोल पर डीएम क्यूब वाला था, वो सबसे पहले हमें उसमें रिएक्शन शो हुआ है, वो कलरलेस हो गया बिल्कुल। उसमें बहुत जल्दी, हम पहले मिनट में ही उसने काम कर दिया एंजाइम ने, ठीक है। फिर लाइट ब्लू वाला जो है, ये 14 वाला, इसमें क्या हुआ है कि पहले मिनट में एंजाइम ने हाफ फंक्शन परफॉर्म कर दिया था, दूसरे मिनट में पूरा हो गया। और जो ये वाला है, इसमें हाफ भी नहीं किया हुआ था एंजाइम ने, दूसरे मिनट में जाके हाफ किया। तो इससे ये पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम वक्त दे रहे हैं, ठीक है, वैसे वैसे हमारे पास रिएक्शन हो रहा है। जिसमें हमने जितना ज़्यादा एंजाइम डाला है, वो उतना ज़्यादा रिएक्शन शो कर रहा है, ठीक है। अब कंक्लूजन देखें बच्चों, इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीजेस द रेट ऑफ रिएक्शन, बिकॉज इंक्रीज इन एंजाइम इंक्रीज एक्टिव साइट, सो द रिएक्शन इंक्रीज। क्या होगा, हमारे पास एंजाइम को जब हम बढ़ाएंगे तो एक्टिव साइट्स बढ़ेंगे। आपको पता है कि एक्टिव साइट बढ़ती है तो सबस्ट्रेट को जगह मिलती है एक्टिव साइट से अटैच होने की, सरफेस एरिया बढ़ता है, ठीक है। तो एंजाइम के पास एक्टिव साइट जब ज़्यादा होंगी तो ज़्यादा सबस्ट्रेट अटैच होंगे, ज़्यादा सबस्ट्रेट अटैच होंगे तो ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। तो इसका ग्राफ अगर हम देखें, यहाँ पर 0 से वेरी लो टू वेरी हाई है, ठीक है। 0 पे वेरी लो लिखा और वेरी हाई लिखा है एंजाइम की कंसंट्रेशन को, यानी कि यहाँ बहुत कम थी, यहाँ बहुत ज़्यादा। यहाँ पर आपने 0 to 120 पे से रेट ऑफ रिएक्शन ले लिया है, ठीक है। जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, एंजाइम की कंसंट्रेशन को हाई की तरफ लेके जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। जब एंजाइम की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा थी, तब रेट ऑफ रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा था। बट यहाँ पर अगर बात करें हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन की, तो वो थोड़ा सा उल्ट है। उसमें ये हो रहा था कि पहले तो जब सबस्ट्रेट हम इंक्रीज करते हैं तो एंजाइम का जो एक्शन है वो इंक्रीज होता है, थोड़ा बहुत रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज होता है, बट एक पॉइंट तक। उसके बाद क्या होता है, जब सारे एंजाइम यूज हो जाते हैं, सारी एक्टिव साइट्स यूज हो जाती है, तब आप सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे भी तब भी कोई फर्क नहीं पड़ना। उसके बाद जो रिएक्शन होता है उसका ग्राफ जो है वो यूं सीधा हो जाता है, ठीक है। पहले नीचे से ऊपर आ रहा होता है, फिर सीधा हो जाता है। उससे ये पता चलता है कि अब यहाँ पर सैचुरेशन हो गया, सारे एंजाइम की सारी एक्टिव साइट्स यूज हो गई हैं, अब कोई एक्टिव साइट आपके पास नहीं बची जिसपे आपका सबस्ट्रेट जाके अटैच हो। तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इंक्रीज करने से एक हद तक तो इंक्रीज होता है रेट ऑफ रिएक्शन, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, जब एंजाइम सारे यूज हो जाते हैं तो वो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, वहां पर एक बराबर मिकदार पे चलना शुरू हो जाता है आगे। ओके बच्चों, तो बच्चों ये था आपका आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर पे, नेक्स्ट प्रैक्टिकल पे मूव करेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।